तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कितना खास और किन मायनों में खास और किस तरह से पिछले 11 वर्षों में स्थितियां बदली हैं, क्या कुछ रहा है विशेष, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारा आज विशेष का विषय भी यही है, जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व। जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर, संपादक ऑर्गेनाइजर के, बहुत स्वागत है सर। प्रफुल्ल सर आपका। अदिति टंडन, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून की, बहुत स्वागत है अदिति मैम। और साथ ही साथ आलोक बंसल, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल केतकर, अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो पिछले 11 वर्षों में क्या कुछ बदला है, और जब हम प्रधानमंत्री के उनके व्यक्तित्व कृतित्व की बात करते हैं तो क्या ऐसी खास बात है जो इतनी विकास की सरपट राह पर दौड़ रहा है भारत? ये जो बदलाव है, आखिर क्या ऐसे की पॉइंट्स रहे हमारे नेतृत्व में, प्रधानमंत्री में, जो ये परिवर्तन हमको देखने में मिला? कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव, वैसे तो एक इतनी लंबी पारी ऑर्गेनाइजेशनली और फिर गवर्नेंस की पोजीशन में, चीफ मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर, इतनी लंबी पारी किसी की तभी हो सकती है जब सामान्य जनों का किसी नेतृत्व पर विश्वास होता है जी। तो चाहे संगठन के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते हो और प्रधानमंत्री के नाते हो। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, जब प्रधानमंत्री ने बागडोर संभाली भारत की प्रधानमंत्री के नाते, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक के रूप में रिपोजिशन किया और उन्होंने सहभागिता के आधार पर लोगों को एक तरीके से विकास की सारी प्रक्रिया में जोड़ने का काम किया। आप चाहे स्वच्छ भारत अभियान देख लो, चाहे शौचालय वाली योजना देख लो, महिलाओं के तो इतने सारे, मतलब मैंने कभी भी आज तक महिलाओं को राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय और इतना सचेतन नहीं देखा था। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 के चुनाव में लड़ने के बाद, उसके बाद हमने देखा जी। फिर उन्होंने विरासत के सारे विषयों को सेंटर स्टेज पर लाया। उन्होंने विरासत और विकास में विरोधाभास नहीं देखा, वो एक तरीके से समन्वय के रूप में देखा। और इस कारण से उन्होंने जब बागडोर संभाली तो स्थिति ऐसी थी कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस था, नेतृत्व के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट था। अब ऐसा हो गया है कि एक्सपेक्टेशंस का एक्सप्लोजन हो गया है कि इतनी ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई है कि अरे ये भी नहीं हुआ, अभी ये क्यों नहीं हुआ, ये चिप हमारी यहाँ बननी चाहिए, ये हमारे यहाँ बनना चाहिए, हम विश्व में सबसे आगे इस विषय पर रहेंगे। मुझे लगता है भारत के इस आत्मविश्वास को जगाने में प्रधानमंत्री मोदी का और उनके नेतृत्व का, कर्तृत्व का बहुत बड़ा योगदान है कि ये भारत क्यों नहीं कर सकता, भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ये विश्वास सामान्य भारतीय के मन में जगाने में मुझे लगता है ये 11 साल महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये विश्वास जगाने की बात जो आपने कही, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो संकल्प हर भारतीय के मन में जगा है, और प्रधानमंत्री का जो बातें रहती हैं, आप कभी भी सुनिए कि ये मैं नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से हो रहा है। 140 करोड़ भारतीय इन चीजों को करेंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे और वो फिर देश पूरा भी करता है। अदिति टंडन, आपने अभी सुना कि जिस तरह से प्रफुल्ल केतकर कह रहे हैं कि महिलाओं के मन में एक आत्मविश्वास जगाना, और फिर जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात को कहते हैं, उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो गेम चेंज कर दिया और कहा कि अब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही। कैसे देखते हैं कि आधी आबादी उसको एक, जिसको कहते हैं कि उसमें एक इंस्पिरेशन देना कि आप कर सकती है और आपकी अगुवाई में होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा। आप एक बार फोन अपना चेक कर लें, शायद म्यूट पे है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ा सिग्नल जो विमेन लेड डेवलपमेंट का भारत के संदर्भ में है, वो तो यही है कि राष्ट्रपति हमारी महिला हैं और पहली ट्राइबल राष्ट्रपति हमारे देश को मिली इसी टर्म में प्रधानमंत्री मोदी की। तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल भी था।
और पूरे विश्व के लिए भी एक संदेश था। दूसरा, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से दो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जांबाज महिलाएं जो सोल्जर्स, उन्होंने पूरा का पूरा कम्युनिकेशन और नैरेटिव उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को दिया, फ्रंट से लीड किया। ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल था, स्पेशली एक ऐसे अटैक के बाद जिसमें कि महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर उसका जिक्र किया, धार की धरती से मध्य प्रदेश में, कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उनकी वजह से कुछ टेररिस्ट कल ही रोते हुए, उनका जिक्र इलियास कश्मीरी से था जो ये बोल रहा था कि मसूद अजहर की तमाम जितनी भी फैमिली थी वो भावलपुर के अटैक में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हो गई। तो जो हम इतने दिनों से कह रहे थे वो अब सारी दुनिया कह रही है, टेररिस्ट खुद कह रहे हैं। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का जो पॉलिसी है सरकार की, ये शुरुआत से है, पहले दिन से है। और जितनी भी सरकारी आप स्कीम्स उठा के देखेंगे, आप मुद्रा योजना देखेंगे तो उसमें भी 60% जो लोन्स हैं वो महिलाओं को जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें जितने घर बन रहे हैं वो महिलाओं के नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं। अगर महिला के नाम पर आप घर जनरली भी रजिस्टर करते हैं तो उसमें कितनी रिबेट दी जा रही है, उसमें टैक्स रिबेट दी जा रही है। दूसरा, स्पेस के सेक्टर में महिलाओं ने लीड किया है कितना सारा। हमने इसरो में देखा, पहले हमने चंद्रयान 3 में बहुत सी महिला साइंटिस्ट का हाथ था। तो महिलाओं का सशक्तिकरण एक सही मायने में हो रहा है, मतलब टोकनिज्म की गिरफ्त से निकलकर। पहले क्या होता था, ये सारी की सारी बात ऐसा लगता था टोकनिज्म है, कोई असलियत में आप जमीनी तौर पर इन चीजों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब आप शाश्वत देख पा रहे हैं कि हर सेगमेंट में महिला आपको कुदरतन नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एफर्ट करना पड़ रहा है। सरकार ने एक पॉलिसी इनिशिएटिव लिया, सरकार ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, और महिलाएं, जैसा कि हम जानते हैं, जब जब उनको अवसर मिला है उन्होंने अपनी धाक पूरी दुनिया पे जमाई है। और वही आज की डेट में हो रहा है। हमारी महिलाओं ने स्पोर्ट्स के जगत में अपनी धाक जमाई, पैरालंपिक्स में जमाई, स्पेस में जमाई, अंतरिक्ष में चंद्रयान से लेकर, अच्छा कोविड वैक्सीन हम भूल गए। कोविड वैक्सीन के टाइम जितनी सारी रिसर्च हुई थी, अगर आपको याद होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जितनी रिसर्च टीम थी, सारी महिलाएं लीड कर रही थी। चाहे वो ICMR दिल्ली की बात कर लें या ICMR के NIV लैब की बात कर लें। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो आपने कहा कि टोकनिज्म से बाहर निकालकर ऑन ग्राउंड इसको लेकर के आए। और सबसे खास बात जो आपने कहा कि चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो साइंटिस्ट, और वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंक्ति में खड़ी जो आखिरी महिला थी, जब हम लखपति दीदी की बात करते हैं, ड्रोन दीदी की बात करते हैं, महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, तो आपने देखा है कि गांव की महिला कितनी सशक्त हुई है। वो जो परिवर्तन आया है वो शायद वो एक जिसको कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन चेंज लाने के लिए वो बहुत ज़रूरी था, और वो हमको दिखाई दे रहा है। जो आपने जिक्र किया कि 2 जो महिला अधिकारी थी जिन्होंने लीड किया था, और ऑपरेशन सिंदूर की जो बात आपने की, आलोक बंसल जी, जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, जाहिर तौर पर महिलाएं सशक्त हुई हैं और उनके नेतृत्व में किस तरह से विकास हो रहा है, अभी आपने अदिति टंडन जी को सुना। लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, आज आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के धार में गर्जना की कि ये जो नया भारत है ये घुसकर मारना जानता है, ये जो नया भारत है ये परमाणु हमलों से, उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये जो चेंज आया है रक्षा के क्षेत्र में, ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, कैसे देखेंगे? देखिए, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है वो मेरे ख्याल से रक्षा का क्षेत्र है और विदेश नीति है। और रक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत की रक्षा सुरक्षा जो सेवाएं हैं, रक्षा सेवाएं हैं, उनमें जिस तरीके से उनके जो साजो सामान से सुसज्जित किया गया है, ये अभूतपूर्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री सेना के हर सैनिक को ये आगाज कराते हैं, ये आभास देते हैं कि वो उनके साथ हैं। आप देख लीजिए, आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने हर दिवाली सैनिकों के साथ बिताई। ये दर्शाता है, आप इस बात को समझ नहीं सकते कि सियाचिन में बैठा हुआ सिपाही या समंदर के बीच में बैठा हुआ नौसैनिक किस तरीके का उत्साह महसूस करता है जब देश का सर्वोच्च नेता उसके बीच में हो।
क्योंकि जब वो इंसान बिल्कुल दुनिया से, पूरी सिविलाइजेशन से कटा हुआ हो और तब उसको लगता है कि हाँ देश उसके साथ है, तो उसके उत्साह में किस तरीके की वृद्धि होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हमने कहा कि उन्होंने कहा हमने सेना को हमेशा ऑटोनॉमी दी है, स्वायत्तता दी है कि तुम्हें जिस तरीके से डील करना है दुश्मन से उस तरीके से तुम कर सकते हो। और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट दी कि आपको आतंकवाद को किस तरीके से मिटाना है। और उसका असर हम देख रहे थे कि आज पाकिस्तान के आतंकवादी जो है टीवी पर आकर रो रहे हैं कि हाँ इसके परिवार के जन चले गए, वो चले गए। और इस शक्ति का असर है कि आज दुनिया के अंदर भारत की एक धाक बन चुकी है, लोग जो है भारत को पहचानते हैं। और यही कारण है कि आज भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति को परस्यू करने में सफल हो पा रहा है। और उसके कारण सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से स्वायत्त हैं और केपेबल हैं। और जहां तक सवाल रक्षा सेवाओं की है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, अगर आप देखें पिछले 11 साल में किस तरीके से उनकी मारक क्षमता में इजाफा हुआ है, वो अभूतपूर्व है। और आज भारत की सशस्त्र सेनाएं दुनिया पर अग्रणी स्थिति पर हैं और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में को जाता है, जिसने कभी भी सुरक्षा सेवाओं को, भारत की रक्षा सेवाओं को कभी भी ना तो आर्थिक कमी महसूस होनी थी, ना उसके जो व्यक्ति हैं, सैनिकों को कभी ये लगने दिया कि वो इस देश से दूर हैं, कहीं अलग पड़े हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा। हर जगह सैनिकों का ख्याल रखा गया और उनकी हर जरूरतों को पूरा किया गया। तो रक्षा के क्षेत्र में तो जो परिवर्तन आया है, डिफेंस कॉरिडोर्स बने हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, और किस तरीके से निवेश आया है। जो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक होता था रक्षा क्षेत्र में, वो आज निर्यात भी कर रहा है। और अगर आप देखें निर्यातकों की संख्या में हम पहले 10 देशों की श्रृंखला में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेक इन इंडिया है, उसका सबसे बड़ा असर जो है हमने रक्षा क्षेत्र में ही देखा है और उसी पे सबसे ज्यादा फोकस रहा है। तो रक्षा क्षेत्र की जहां तक सवाल है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पिछले 10-11 साल में भारत के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने जी, निश्चित तौर पर अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि पहले हम आयातक थे, वहाँ से जो निर्यातक बनने की जो हमारी भूमिका रही है, जाहिर तौर पर देश दुनिया सब इसको देख रहे हैं। प्रफुल्ल जी, एक बात मेरे जहन में आती है कि आप देखिए महात्मा गांधी, जिनकी बात बहुत सारे लोग देश में करते हैं, जिनका सरनेम और टाइटल भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महात्मा गांधी को कुछ लोगों ने नाम इस्तेमाल किया और कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को जिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई शायद जीवन का ऐसा विषय नहीं रहा होगा जिस पर महात्मा गांधी की अपनी से नहीं थी। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो लाल किले से स्वच्छता की बात करते हैं, वो मोटापे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अपने जो एडिबल ऑयल है उसको 10% कम कर दीजिए, आपका मोटापा कम होना बहुत जरूरी है, इससे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। बावजूद वो उन सारे विषयों की बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो सकता है। और यही शायद वो जो जुड़ाव का तरीका है। और जब हम कहते हैं कि गांधी को जीना, ये जो एक परिवर्तन आया है नेतृत्व में, ये हमारे ख्याल से सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही नहीं, या जो नए दौर के नेता नहीं है, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं अभी आज पॉलिटिकल कमेंट्स में नहीं जाऊंगा जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हम भूल जाते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह के 2 डायमेंशंस थे। एक पॉलिटिकल सत्याग्रह जो उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में किया, उनकी नीतियों के विरोध में किया, लेकिन उनका एक दूसरा सत्याग्रह का पक्ष था जो उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में 17 बिंदु दिए, जिसमें स्वच्छता भी था, जिसमें स्वदेशी भी था, जिसमें चरखा भी था जी। उन बिंदुओं के प्रति, इवन उसमें अस्पृश्यता का निवारण का भी ये था जी। तो उन बिंदुओं के बारे में मुझे लगता है कि जितना ध्यान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में दिया है, उतना शायद ही इससे पहले गांधी जी का नाम लेकर राजनीति बहुत होती रही, टोकनिज्म बहुत होता रहा, लेकिन शायद उसको लेकर नीतिगत विषयों में और समाज में स्वाभाविक रूप से उस सकारात्मक कार्यक्रमों को लेकर जागरण जितना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, नीतिगत विषयों में भी और
समाज में एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के रूप में भी। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये दृष्टि है। मुझे लगता है कि ये एक गांधीयन व्यू था पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का, जिसमें लोगों का सही सारे इसमें, तो इसलिए ये सबका साथ है, सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। इस सबके प्रयास में मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि गिव अप का कॉल प्रधानमंत्री देते हैं और गैस की सब्सिडी लोग छोड़ देते हैं। ये मतलब असंभव सा लगने वाला है किसी भी लोकतंत्र में, लेकिन ये भारत में चमत्कार हुआ है। मुझे लगता है ये परिचायक है। जब विश्वास नेतृत्व पर होता है तो लोग किस तरीके से या किसी विदेशी डेलीगेशन से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा डिलिमिटेशन जैसा निर्णय हमारे यहाँ पे होता तो रास्ते पर खून खराबा हो जाता, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व पर जो विश्वास था उसके कारण वो हार्डशिप से पार करते हुए भी कि नहीं, ये प्रयास जो है वो काले धन के विरोध में लड़ने का प्रयास है और इसलिए सारे लोगों उसके कष्ट के बावजूद भी नेतृत्व के साथ खड़े रहे। जी बिल्कुल। और ये जो नेतृत्व की अपनी आत्मविश्वास है वो लोग उसको सीधे कनेक्ट करते हैं और यही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो उनकी अपनी एक अदा है विलक्षण, वो देखने की बात है। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
जिनसे हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रफुल्ल केतकर जो कि संपादक है, ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून की अदिति टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो शुभकामनाएं देने वालों का जो तांता था वो सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर से लगा रहा, और सबसे पहले तो बधाई देने वालों में राष्ट्रपति ट्रंप रहे। कैसे विदेश नीति का आकलन करेंगी, अगर हम कम शब्दों में जानना चाहें, क्या कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, ऐसा लग रहा था बीच में कि बहुत एक मुश्किल का दौर जैसे आ रहा है, स्पेशली जब अगस्त 6 को राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ की घोषणा की थी, और ऐसा भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हम पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति को हैंडल किया, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा, प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में जाकर वो जो बहुत पावरफुल एक इमेज स्ट्रीम हुई, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रीम हुई, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की एक जो इमेज थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अगले दिन उस इमेज को ट्वीट करके कुछ मैसेज भी देना पड़ा। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी जो पुरानी नीति उन्होंने अपनाई थी प्रेशर एक्सर्ट करने की, उसको कोर्स करेक्ट भी किया। उसके अगले ही दिन उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका यूनिक रिलेशनशिप शेयर करता है, और प्रधानमंत्री मोदी को अपना विशेष मित्र बताते हुए उन्होंने फिर से एक जिसको कहते हैं कि जो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप चली गई है 1 महीने के अंतराल के लिए, फट उन्होंने साल्वेज करने की कोशिश की। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि भारत अपने पोजीशन पे अडिग रहा। इंटरिम ट्रेड डील की नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन भारत के नेगोशिएटर्स ने प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो क्लियरली दे दिया था यूएस को कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भारत के किसानों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल है। ठीक बात है। प्रफुल्ल केतकर जी, अगर हम इन परिवर्तनों को देखें, लगातार जिस तरह से तेजी से परिवर्तन हो रहा है, आगे की राह कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे प्रगति करता हुआ दिख रहा है आपको? क्या आकलन है? थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा सर। उन्होंने तो अपने लिए टारगेट एकदम पक्का रखा है 2047, और 2047 का लक्ष्य लेकर जिस तरीके से वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि इस विकसित भारत का सपना ये केवल किसी व्यक्ति का सपना नहीं है, हमारा कलेक्टिव ड्रीम है, और इसको यदि साकार करना है तो हमको क्या करना होगा। तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, और हमारी विरासत हो, इन सबके प्रति, और उन्होंने इसीलिए पंच प्रण एक तरह से 5 शपथ भी दिए, हमको गुलामी की मानसिकता से भी मुक्त होना है, विरासत पर भी गौरव करना है। मुझे लगता है ये आचरण के विषय बनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना, और इस आज का दिन मुझे लगता है संकल्प को याद करने का है कि 2047 के लिए हम अपने आप को, हर कोई भारतीय जो है वो अपने आप को खड़ा करे। निश्चित तौर पर, और ये हम सब भारतीयों के लिए संकल्प लेने का भी दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और जो उनके संकल्पों के साथ स्वर मिलाना हम सब का कर्तव्य भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बात को कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमने लिया है और उसको हमको सच करना है। फिलहाल बहुत